नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी का संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपकी मुलाकात ऐसी पर्सनालिटीज से करवाते हैं जिन्होंने अपने जीवन में एक संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए उनके अंदर एक जुनून आया और उन्होंने उस कार्य को सिद्ध किया। दोस्तों, आमतौर पर हम देखते हैं कि प्लांट्स और फैक्ट्रीज से जो भी एमिशंस या स्मोक निकलता है वो एनवायरनमेंट में रिलीज हो जाता है और अल्टीमेटली जाकर एनवायरनमेंट पोल्यूशन और हेल्थ प्रॉब्लम्स को जन्म देता है। लेकिन आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में जो व्यक्तित्व मौजूद हैं उनके माध्यम से एक ऐसा इनोवेशन क्रिएट हुआ है, एक ऐसे इनोवेशन ने जन्म लिया है जिसका शायद हम सभी को काफ़ी समय से इंतज़ार रहा था। बता दें कि जो भी अभी तक वेस्ट मटेरियल हो रहा था, जो भी फैक्ट्रीज या प्लांट्स से स्मोक या एमिशंस निकलते थे, वो अभी तक एक वेस्ट मटेरियल था सिर्फ। लेकिन उसी वेस्ट मटेरियल को इस्तेमाल करते हुए इन्होंने अपने इनोवेशन के माध्यम से एक बहुत अच्छा बायोकेमिकल, प्रीमियम बायोकेमिकल का निर्माण किया है। एक ऐसी प्रक्रिया का निर्माण किया है जिससे कि ये ऑक्सीजन भी रिलीज कर रहे हैं एनवायरनमेंट में और साथ ही साथ बायोमास भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे इनकी जर्नी के बारे में और इनके अदर इनोवेशंस, इनके कंसेप्ट के बारे में। तो चलिए देर नहीं करते हुए आपकी मुलाकात करवाते हैं इंट्रिंसिक फाउंड्रीज के फाउंडर संजय जैन जी से। तो संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। संजय जी, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इंट्रिंसिक फाउंड्रीज का क्या कंसेप्ट है। इंट्रिंसिक फाउंड्रीज कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज में काम करता है। जैसे अभी तक जितना काम हो रहे थे, कार्बन कैप्चर हो रहा था एंड स्टोर हो रहा था। कार्बन को क्या करना है वो किसी को मालूम नहीं था। तो हमने एक नया तरीका ईजाद किया जिससे हम लोग कार्बन कैप्चर भी करते हैं, उसको स्टोर भी करते हैं, उसके बाद उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इसके लिए हमें एक नया मशीन विकसित किया जो फोटोसिंथेसिस का यूज़ करता है। उसके द्वारा हम कार्बन को यूज़ करते हैं और उससे सूक्ष्म शैवाल बनाते हैं। तो आपने ये मशीन का निर्माण या आविष्कार कब और कैसे किया कि जो काम प्लांट्स कर रहे हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, कि कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके और ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स दे रहे हैं हम सभी को, तो ये काम आपने कैसे किया, ये आविष्कार आपने कैसे किया? ये आविष्कार मैंने नहीं किया, मेरे बेटे ने किया, श्रेयांश जैन ने। श्रेयांश जैन जी। उसने ऊंची पढ़ाई की, उन्होंने कॉर्नेल यूएसए में पढ़ाई की। तो क्या केमिस्ट्री की पढ़ाई करी थी? केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, उसके बाद फार्मा इंडस्ट्री में काम किया। तो उसे ये सब चीज़ मालूम था। तो वो वर्ल्ड वाइड पूरा घूमता रहता है। तो उसने एक मशीन देखा जो शीशे की तरह होता है और वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज होता है। मतलब पढ़ते पढ़ते ही विदेश में ही उन्होंने ये नहीं, वो काम करते करते पढ़ाई होने के बाद 10 साल काम किया फॉरेन में, उसके बाद उसने देखा। तो उसने ये तरीका ईजाद किया। उन्होंने एक विदेश की कंपनी से वो मशीन बनाने की, इंडिया में वो मशीन बनती नहीं है। वो जो पाइप होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, प्लास्टिक की होती है और बहुत लाइट वेट होती है। उसकी जो दीवार की थिकनेस होती है 1 mm होती है। तो अभी तक, और वो पाइप जो होती है हम लंबे लंबे बना सकते हैं। अभी तक जितने भी यूज़ कर रहे हैं कार्बन कैप्चर के लिए, वो पाइप होती है ग्लास की, मोटी और हैवी होती है और 20 फीट की लेंथ से ज़्यादा बड़ी नहीं होती। तो उनको बीच बीच में जोड़ के लिए लगाना पड़ता है कुछ, तो उधर से लीकेज वगैरह होता है। तो हमारे जो पाइप्स है वो लंबे बन सकते हैं, 50 मीटर 100 मीटर के लंबे बन सकते हैं, जिससे हमारा जोड़ कम हो जाता है। फिर हमारा जोड़ तो आपने ये बनाया खुद से या मंगाया? ये हमने मंगाया और हमारे बेटे ने उसमें सहयोग किया कि कैसे क्या बनाना है मशीन को। तो ये कब आपके बेटे को लगा कि इस तरीके का जो प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जो उन्होंने काम करते करते विदेशों में देखा था, ये इंडिया में करके और इसका एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट मार्केट में लाया जा सकता है? ये कब और कैसे उन्होंने मतलब इस चीज़ का आविष्कार किया या इस चीज़ को लाया? बेटा ने वहाँ एग्जीबिशन वगैरह में वो जाता रहता है, वो तो उसने पढ़ाई भी की है। तो उसने देखा कि ये एक नया तरीका है जिससे हम अपने देश में, भारत में ये काम कर सकते हैं। तो उसने ये मशीन को विदेश से मंगवाया और मशीन को मंगा करके उसने लैब स्केल में तो सब काम किए हैं, कॉमर्शियल स्केल में फैक्ट्री प्रेमिसेस में उसने ये मशीन लगाया और वहाँ इसने प्रूव किया कि हम फ्लू गैस डायरेक्ट चिमनी से, पावर प्लांट की चिमनी से यूज़ कर सकते हैं अपने मशीन में डाल दिया। उसके बाद मशीन से वो ऑक्सीजन रिलीज हुआ और बायोमास रिलीज हुआ। तो क्या कोई ऐसा मशीन भी है जिसकी मदद से आप ये मेजर करते हैं कि जो भी प्लांट से या फैक्ट्री से एमिशंस निकल रहे हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि हर एमिशन में कार्बन डाइऑक्साइड हो ही,
तो क्या ये मेजर करने के लिए भी आपके पास कोई तरीका है कि जिससे आप पता लगा सके कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड उस एमिशन में है और फिर आप उसे प्रोसेस में लाएं? जैसे फैक्ट्री से फ्लू गैस हमारे मशीन में जाता है तो वो एक डिजॉल्व्ड आयंस बन जाता है। उस डिजॉल्व आयंस को हम लोग मेजर करते हैं एक मशीन के द्वारा। कौन सी मशीन? वो मशीन विदेश से मंगाई गई है, वो बहुत कीमती मशीन है। ओके। क्या नाम है उसका? वो कार्बन एनालाइजर नाम है उसका। ओके। वो कार्बन मेजरमेंट टूल ही है वो। ओके। तो उसमें पता चलता है कि हमारे मशीन के अंदर कितना कार्बन आया। अगर मशीन में 100% कार्बन आ गया तो जब बाहर निकलता है ऑक्सीजन जिस साइड से निकलता है और जिस बायोमास निकलता है उधर भी मेजर करने का तरीका है। तो उधर पता चलता है कि उधर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, तो मशीन वो दिखा देती है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड सब यूज हो चुका है। ओके। अभी तक कोई मेजरमेंट टूल नहीं निकला। जैसे अभी हमारा कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, हमारा पानी के अंदर डाल देते हैं या कोई इसमें पेट्रोलियम जो माइंस होते हैं उसके अंदर डाल देते हैं, लेकिन पता नहीं कितना ऊपर जाता है, कितना नीचे जाता है, कहाँ होता है, क्या होता है, कोई मेज़र नहीं कर सकता। तो हमारी ये मशीन पूरी फुल प्रूफ है जो मेज़र कर सकती है। फोटो बायो रिएक्टर भी कोई मशीन है जिसका इस्तेमाल आप कर रहे हैं अपने प्रोसेसेस में? क्या है ये और किस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर रहे हैं? फोटो बायो रिएक्टर जो हमारा है वो प्लास्टिक का बना है। उसकी दीवार की थिकनेस 1 mm थिकनेस है। अच्छा, वो मशीन जो आपने वहां से मंगाई? विदेश से मंगाई। तो वो लंबे लंबे पाइप्स होते हैं, वो सर्कुलर स्पाइरल वे में होते हैं पाइप्स, और वो मशीन में हमारा पाइप्स लगा होता है। उसके अंदर लीकेज वगैरह नहीं होना चाहिए और जॉइंट्स ऐसे होने चाहिए जिससे कि हमारा सूक्ष्म शैवाल उसमें फंसे नहीं, क्योंकि कुछ फंस जाने के बाद वो पोल्यूटेड हो जाता है। तो उन्हीं पाइप्स में वो जो फोटोसाइंथेसिस की प्रोसेस के लिए आपने मशीन मंगाई, उन्हीं पाइप्स में आपके माइक्रो एल्गे रहते हैं? माइक्रो एल्गे हमारे लैब हजारीबाग में बनते हैं। वो हमारे हजारीबाग में बन के हमने माइक्रो एल्गे को उधर भेजते हैं, वो उधर मशीन के अंदर डालते हैं और उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड आता है प्लांट से एब्जॉर्ब करके, और वो पानी रहता ही है उसके अंदर। तो और सूर्य की किरणों से फोटोसिंथेसिस के द्वारा ये प्रक्रिया पूरी होती है। मतलब वो ट्रांसपेरेंट पाइप रहता है? ट्रांसपेरेंट पाइप, ट्रांसपेरेंट बहुत जरूरी है इसमें, क्योंकि हमें ऊर्जा नहीं यूज करना है। नहीं, ऊर्जा यूज है, आर्टिफिशियल लाइट यूज नहीं करना है। क्योंकि जितना कार्बन हम लेंगे और ऊर्जा अगर लगाएंगे तो फिर हमारा कार्बन डाइऑक्साइड उसमें भी रिलीज हो रहा है, कॉस्ट भी लग रहा है एक्स्ट्रा। तो आप सनलाइट का यूज करते हैं? सनलाइट का, नेचुरल सनलाइट। और वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आप ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं और बायोमास जनरेट करते हैं। एक बात बताइए संजय जी कि मशीन्स तो आपने विदेशों से मंगाए, जो है आपने स्पेसिफिकेशंस भी बताए, लेकिन उसमें आपका क्या इनोवेशन रहा? इस पूरी प्रक्रिया में आपका क्या इनोवेशन रहा? ये तो हमारा ट्रायल रन था मशीन का। फ्यूचर में हमारा प्लान है कि मशीन इंडिया में आ जाएगी वो, और इंडिया में हम वो प्लांट फैक्ट्री साइट पे ही बनाएंगे। जिस फैक्ट्री पे जाएंगे, मशीन हमारी फैक्ट्री इन अ बॉक्स कॉन्सेप्ट है। ये सबसे अनूठा है। फैक्ट्री इन अ बॉक्स कॉन्सेप्ट ये क्या है? एक लॉरी के अंदर में मशीन पूरा फिट रहेगा और उसमें हम रॉ मटेरियल डालेंगे और पाइप निकलेगा। ओके। पाइप प्रिंट होता है, वो लंबे लंबे पाइप प्रिंट हो जाएगा। जैसे हमें 100 मीटर निकालना है, 200 मीटर, तो एक साथ 100 मीटर निकलेगा। हमें ट्रांसपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, तो पैसे हमारे बचते हैं उसमें और फिर लीकेज बचते हैं। आप क्या बता रहे थे कि ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की मशीन है, फोटो बायो रिएक्टर, तो इसमें जो जोड़ होते हैं उस जोड़ को आपने खत्म किया है या आप खत्म करने के प्रोसेस में हैं? उसके बारे में आप कुछ बता रहे थे। जोड़ को हमने बहुत कम किया। अभी तक लोग यूज करते थे ग्लास की पाइप, जिसमें जोड़ होते थे, जिसमें 20 फीट पर एक जोड़ होता था। सूक्ष्म शैवाल फंसने के चांसेस लीकेज के चांसेस वगैरह होते थे। हमारा पाइप एक साथ लंबा 100 मीटर भी बन सकता है। तो आपने बनाया है उस तरीके से? नहीं, हम नेक्स्ट जनरेशन में जो हमारी मशीन आएगी वो यहाँ पे बनेगी, तो हम उस फैक्ट्री साइट पे वो बनाएंगे। अभी तक हमारे 20 फीट लंबे पाइप आते हैं, उसके बाद यू बेंड लगे रहते हैं, तो ये पाइप स्पाइरल घूमता रहता है और उसके अंदर 1000 लीटर पानी रहता है। अभी हमारी जो छोटे मशीन है उससे हम वो कार्बन प्लांट के बगल में लगाते हैं। जैसे पावर प्लांट है, पावर प्लांट के चिमनी के पास लगाते हैं कहीं पर पास में ही, और चिमनी से डायरेक्ट फ्लू गैस जो कार्बन वाली गैस होती है वो मशीन में डालते हैं। ओके। और मशीन के अंदर हमारा सूक्ष्म शैवाल रहता है, माइक्रो एल्गे, और पानी रहता है, और सूरज की किरणें से वो 5-6 दिनों में वो पूरा सूक्ष्म शैवाल ग्रो कर जाता है। जैसे हम दही जमाते हैं ना, जावन और दही, जावन से दही बनाया, जावन थोड़ा लिया फिर दही बन गया वो, फिर तो उसी तरीके से माइक्रो एल्गे में भी होता है। थोड़ा माइक्रो एल्गे लिया, फिर बाद में बहुत सारे माइक्रो एल्गे होते हैं, उसी में फॉर्मेशन हो गया और फॉर्मेशन बन गया, बढ़ते गया, उसके बाद वो बायोमास बन गया। और बायोमास से फिर हम लोग नए तरीके निकालते हैं, जिससे हम लोग साइकोसाइनिन बनाएंगे।
साइकोसाइनिन क्या है? साइकोसाइनिन ब्लू पिगमेंट होती है, वो बहुत कॉस्टली होती है, 15 से 50,000 रुपए में बिकती है। 15 से 50,000 प्रति किलोग्राम के हिसाब से बिकती है। तो ये ब्लू केमिकल ये क्या है? ये हेल्थ बेनिफिट्स में काम आती है और बहुत सी चीज़ में काम आती है। वो मानी आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फिर हम लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड बनाते हैं। इस पूरे प्रोसेस के इनोवेशन को हम लोग जानना चाहते हैं जो आपकी लैबोरेटरी यानी हजारीबाग में हुआ है। तो किस प्रकार से आपने इसको मतलब इम्प्लीमेंट किया या इनोवेशन किया इसका कि ये ब्लू केमिकल आप मार्केट में दे पा रहे हैं अलग अलग प्रोडक्ट्स में? अभी हमारा हजारीबाग लैब में हमने 2 लैब स्थापित किया है। तो लैब में हमने पहले वो माइक्रोएल्गे, अलग अलग स्ट्रेन के माइक्रोएल्गे हमें कलेक्ट करने पड़ते हैं अलग अलग जगह से। तो अलग अलग जगह के पॉन्ड्स, पानी जो होते हैं फ्रेश वाटर पॉन्ड, उससे हम लोग माइक्रोएल्गे निकालते हैं। और माइक्रोएल्गे को हम लोग ग्रो करते हैं, केवल माइक्रोएल्गे, बाकी कोई इसमें इम्प्योरिटीज नहीं रहती है। तो आप वो लीज पे लेते हैं या कहीं से भी? पानी कहीं से भी ले सकते हैं और उठा लेते हैं पानी। एक बोतल पानी लिया उससे हमें माइक्रोएल्गे निकल जाता है। एक बोतल जरा सा पानी से भी माइक्रोएल्गे निकल जाता है। तो ये आप तालाब वगैरह से जाकर निकालते हैं? तालाब वगैरह से निकाल। तो ये माइक्रोएल्गे है क्या, हम जानना चाहेंगे। माइक्रोएल्गे एक तरह के सूक्ष्म सेवाला सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये। तो ये क्या करता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, सूर्य की किरणें और पानी के द्वारा ये फिर नया माइक्रोएल्गे ग्रो करता है। माइक्रोएल्गे बहुत जल्दी ग्रो करते हैं, 5-6 दिनों में ये पूरा ग्रो कर जाता है। जैसे हम खेती करते हैं तो आपको टाइम लगता है 3-4 महीना कोई भी उपज आने के लिए। तो इसमें उपज आने के लिए 5-6 दिन ही काफ़ी है। 5-6 दिन में उपज आ जाता है। जैसे हम 1 हेक्टेयर जमीन मतलब में किसी भी चीज़ के वैल्यू को बढ़ाने के लिए माइक्रोएल्गे काम आता है। काम आता है। ओके। जैसे हमें पेड़ पौधों से, जैसे किसान खेती करता है 1 हेक्टेयर से जितनी खेती करता है वो, हम इससे 10 गुना 50 गुना ज़्यादा खेती इसमें कर सकते हैं पाइप में। किस प्रकार से? माइक्रोएल्गे ग्रो करते हैं ना, बायोमास हमारा प्रोडक्ट जो निकलता है, जैसे आपके 1 हेक्टेयर में आपका 1 टन निकला, तो इसमें कम से कम 50 टन निकलता है 1 हेक्टेयर की ज़मीन में। ओके। तो हमने ज़मीन भी कम यूज़ किया, पानी भी कम यूज़ किया, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी दिया और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ किया। 1 हेक्टेयर, ये आप क्या बोल रहे हैं कि 1 हेक्टेयर ज़मीन के अंदर अगर कोई खेती करेंगे तो माइक्रोएल्गे उसमें 50 टन निकलेंगे? नहीं, हम लोग जो मशीन लगाएंगे उसमें माइक्रोएल्गे का जो प्रोडक्ट निकलेगा वो 50 टन निकलेगा। और आप जो खेती करते हैं, जैसे हम लोग जो खेती करते हैं उसमें 1 टन ही निकलता है वो सामान। ओके। तो उसके लिए क्या प्रोसेस आपने इस्तेमाल किया है अपने इनोवेशंस के माध्यम से, जिससे कि आप वो चीज़ कर पा रहे हैं और ये इतना प्रोडक्टिव हो पा रहा है? ऑब्वियसली आपका इनोवेशन है कि जो चीज़ पहले बिल्कुल भी नहीं थी उसको आपने इतने लार्ज स्केल पे इनोवेशन के माध्यम से प्रोडक्टिव बनाया है। इसके पीछे बहुत सी मेहनत हुई है, मतलब बहुत से हम लोगों ने रिसर्च किया है, उसके बाद हम इस नतीजे पर आए कि हम ये आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग का कॉन्सेप्ट पहले लैब स्केल था, लैबोरेटरी हजारीबाग में हमने सब टेस्ट किया। उसके बाद हमने ये मशीन मंगाया, मशीन को हमने एक पावर प्लांट में लगाया, तो वो क्या हो गया, कमर्शियल स्केल में लग गया। अभी तक जितने भी चीज़ हो रहे थे लैब स्केल में हो रहे थे, तो कमर्शियल स्केल में हो गया, हम इसको बढ़ा सकते हैं। संजय जी, मैं बात कर रही हूँ कि 1 हेक्टेयर लैंड है, उसमें अगर खेती पहले होती थी तो पहले मुश्किल से कुछ ही 1 टन माइक्रोएल्गे या सूक्ष्म अनाज निकलते थे 1 टन प्रोडक्शन जो होता है। तो उसी में अभी माइक्रोएल्गे के माध्यम से अगर 1 हेक्टेयर जमीन में हम माइक्रोएल्गे अप्लाई कर रहे हैं, हम फोटोबायोरिएक्टर लगाएंगे। फोटोबायोरिएक्टर लगाएंगे, फोटोसिंथेसिस वाली वो प्रोसेस वाली मशीन। हाँ, फोटोबायोरिएक्टर जो ग्लास वाले प्लास्टिक की होती है वो 1 हेक्टेयर में लगाएंगे। कितना कॉस्ट इफेक्टिव है ये अभी जितने अभी तक जो हो रहा था ग्लास वाले यूज हो रहे थे, बहुत कॉस्टली होते थे। हमारा जो मशीन है बहुत सस्ता है, कंपैरेटिव में उससे आधे खर्च में हो जाता है। ये आपने बनाया है? ये जो मशीन हमने इजाद किया है, इनोवेट किया है। हाँ, इनोवेट किया। और इसमें हमारे आदमी भी कम लगते हैं। ओके। तो इसमें ऐसी क्या खास चीज़ आपने अलग करी है जो पहले वाले मशीन के कंपैरिजन में ये आपने उसमें ऐड ऑन किया है, इनोवेशन किया है, जिसके माध्यम से ये कॉस्ट इफेक्टिव हो पा रहा है? पहले वाले मशीन ग्लास से बनते थे, बहुत भारी भरकम होते थे, 1 mm थिकनेस के साथ। नहीं, ग्लास वाले तो मोटे होते हैं ना, और भारी भी होते हैं, वो टूट जाएंगे तो रिपेयर भी नहीं होता था। हमारी जो मशीन है वो प्लास्टिक की है, वो स्पेशल प्लास्टिक से बनी हुई है। वो एक तो लंबी बनती है, दूसरी अगर कहीं से ड्यूरिंग प्रोसेस वो लीक कर गई तो उसे रिपेयर भी हम कर सकते हैं, और उसमें जोड़ नहीं हो रहे हैं, जोड़ नहीं होते हैं, और लीकेज भी चांसेस कम है, और माइक्रोएल्गे फंसने के भी चांसेस कम है। माइक्रोएल्गे फंसने देना ही नहीं हमें, वो सब पूरा सिस्टम को क्लियर रखता है। उसका क्लीनिंग का एक टेक्निक भी है। ओके।
उस मशीन के अंदर एक पिग लगा रहता है, पिग बोलते हैं हम लोग, PIG। हाँ। उससे हम लोग वो मशीन को साफ भी करते हैं। उसके ग्लास में क्या है, मशीन है या जीवाणु है? जीवाणु नहीं, एक इंस्ट्रूमेंट है ओके। जिससे वो ग्लास की, प्लास्टिक ग्लास की जो सरफेस है उसमें सूक्ष्म शैवाल चिपक जाते हैं, तो उसको भी क्लीन करना पड़ता है जिससे कि सूर्य की किरणें आते रहे उसमें। तो ये मशीन भी आपने वहीं से मंगाई है या यहाँ कहीं से? नहीं, ये तो हमने अपने लोकल अपने ईजाद किया है। किस तरीके से ईजाद किया है आपने? वो तो हमारे टेक्निक है, हमारे इंजीनियर्स लगे हुए हैं, हमारे पास PhD इंजीनियर्स है, IIT के इंजीनियर्स है, फ्रांस के भी इंजीनियर्स आए हुए हैं, वो सब काम करते हैं, तो उन्होंने ये सब ईजाद किया। ओके। हम आपसे जानना चाहेंगे संजय जी कि जैसा कि अब हमने अभी बात करी कि 1 हेक्टेयर ज़मीन में अगर हम नॉर्मल प्रोसेसेस से देखते हैं तो 1 टन उत्पाद होता है, लेकिन वही अगर आपकी मशीन यानी फोटो बायो रिएक्टर के थ्रू हम लोग उसमें फोटो बायो रिएक्टर अगर 1 हेक्टेयर जमीन में हम लगाएंगे, हाँ, तो 50 टन तो 50 गुना ज्यादा उपज आएगी। तो ये प्रोसेस किस तरीके से हो पाता है? आपने जो इनोवेशन किया है, ये किस तरीके से आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? देखिए, इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसे इम्प्लीमेंट करना क्या है, हमारे को मशीन जो हमारी अभी छोटी मशीन हमने ट्रायल किया फैक्ट्री कमर्शियल स्पेस में, तो उसकी बड़ी मशीन मंगाएंगे। तो उसकी बड़ी मशीन हम 1 हेक्टेयर में लगा सकते हैं, 5 हेक्टेयर कितने लंबे भी लगा सकते हैं। तो एक मॉड्यूल होता है, जैसे अभी हम लगाएं 1000 लीटर की, इसके बाद लगाएंगे 10,000 लीटर की, उसके बाद 1 लाख लीटर की। तो ये मशीन बढ़ता जाएगा तो हमारा माइक्रो एल्गे भी ज़्यादा बनेगा, कार्बन भी ज़्यादा हम यूज़ करेंगे, ऑक्सीजन भी ज़्यादा रिलीज होगा, बायोमास भी ज़्यादा जनरेट होगा। तो इस पूरी प्रक्रिया को आप मतलब खेतों में इम्प्लीमेंट किस प्रकार से कर पा रहे हैं? हम खेतों में नहीं इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके। जैसे खेतों में आपने 1 हेक्टेयर जमीन में उपज किया, हम फैक्ट्री प्रेमिसेस के अंदर 1 हेक्टेयर जमीन लेते हैं, उसमें ये अपनी मशीन लगाते हैं, उसमें ये उपज करते हैं। ओके। जो उपज 50 गुना ज़्यादा होती है, ये आपके मशीन के द्वारा हो रही है? मशीन के द्वारा। ये हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स में फिर जनरेट कर देते हैं इसको। ओके। और फिर हमारी जो उपज जो निकलती है, जो बायोमास निकलती है, वो जो फैक्ट्री वाले वापस यूज़ भी कर सकते हैं अपने बॉयलर्स वगैरह बनाने के लिए। उसमें वो जैसे बायोकेमिकल्स बायोचार बनता है, तो वो कोयले का रूप ले लेता है, तो कोयला को फिर वो फर्नेस में डाल देते हैं। किन किन क्षेत्रों में उपयोग हो पा रहा है इस फिलहाल आपके इनोवेशन का? ये जैसे हमारा स्टील इंडस्ट्री आपका है, पावर प्लांट्स है, सीमेंट प्लांट है, ये सबसे बहुत कार्बन निकलता है और ये पॉल्यूट भी बहुत करता है। तो इन सब जितने भी इंडस्ट्रीज है, सब मतलब किन किन इंडस्ट्रीज या किन किन फील्ड्स में ये एक्चुअली में उपयोगी हो सकता है या मददगार साबित हो सकता है, ये आपका इनोवेशन? हमारा इनोवेशन सब जगह लागू हो सकता है। इवन आपका CBG प्लांट जो आप बनाएंगे, उसमें भी कार्बन उत्सर्जन होता है। CBG प्लांट कंप्रेस्ड बायोगैस अभी जो सरकार बहुत सी सब जगह लगा रहे हैं, सब स्टेट्स में लगने वाले हैं, तो उसमें भी कार्बन निकलेगा, तो उसमें भी ये यूज होगा। तो उसके कार्बन को हम लोग कैप्चर करेंगे, उससे हम लोग फिर बायोमास बनाएंगे और बायोमास वापस उसमें डाल देंगे जिसमें आपका CBG बनता है, तो फिर वो काम करना है। तो इससे सर्कुलर इकोनॉमी। मतलब अगर हम देखें तो मुख्य रूप से यूज़ इस टूल का या इस इनोवेशन का फैक्ट्रीज और प्लांट्स के लिए हो पा रहा है, उनके कार्बन एमिशंस के लिए हो पा रहा है। एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में भी जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ इस टेक्नोलॉजी का यूज़ आप कर रहे हैं उत्पादों को बढ़ाने के लिए, सही है? एग्रीकल्चर में हम लोग माइक्रो एल्गे बना रहे हैं इसमें। हम लोग कोई खेती में फल फ्रूट्स वगैरह नहीं बनाते। उसकी मदद से उत्पाद आप कैसे बढ़ाते हैं? उत्पाद हम बायोमास जनरेट करते हैं, माइक्रो एल्गे ज़्यादा जनरेट होता है, तो वो जैसे आपका 1 टन इधर में उपज हुआ, डाल देने से फिर वो उपज बढ़ रही है। हाँ, खेतों में हम इसे खेत में भी डाल सकते हैं, बायोमास को बाद में खेत में भी डालते हैं प्योर करके। फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर भी बनती है इससे, और इससे सस्टेन्ड एविएशन फ्यूल भी बनते हैं। तो ये क्या है सस्टेन्ड एविएशन? वो एरोप्लेन चलाने के लिए अभी नया एक चल रखा है पूरे विश्व में, SAF, सस्टेन्ड एविएशन फ्यूल। ये टर्म है क्या, ये टर्मिनोलॉजी क्या है और किस पर्सपेक्टिव में इस्तेमाल हो रही है? अभी हम लोग पेट्रोल वगैरह यूज करते हैं एरोप्लेन चलाने के लिए, तो इस SAF सस्टेन्ड एविएशन फ्यूल जो हमारा बायो से निकलता है, सर्कुलर इकोनॉमी से निकलता है, वो यूज करेंगे, प्लेन निकालेंगे, तो उसमें कार्बन भी कम रिलीज होगा। मतलब किस प्रकार से आप उसका इस्तेमाल यहाँ पर कर रहे हैं? सस्टेन्ड एविएशन हम बायोमास जो जनरेट करेंगे, माइक्रो एल्गे से जो बायोमास बनेगा, उसका फिर वो एक प्लांट नया लगेगा जिसमें वो सस्टेन्ड एविएशन फ्यूल बनेगा। उसके लिए भी हम लोग विदेश से कंपनियों से बात किया है, लेकिन वो अभी छोटे स्टेज में, अभी उसमें टाइम लगेगा। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो आपने जैसे बताया कि एग्रीकल्चरल प्रोसेसेस में उपयोगी साबित हो रहा है आपका ये इनोवेशन, उसके अलावा कार्बन एमिशंस को रिड्यूस करने में ये कारगर साबित हो रहा है।
अन्य किस इंडस्ट्रीज या फील्ड में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? हेल्थ सप्लीमेंट्स में भी मैंने जहां तक मैं समझ पा रही हूं ये कारगर हो रहा है। ब्यूटी प्रोडक्ट्स दोनों में यूज हो जाएगा। फिर आपका प्रोटीन बनाने में यूज होगा। फिर आपका बायो फर्टिलाइजर बनेगा। हाँ, बायोमास, बायोमास से हम लोग ये सब चीज बनाएंगे। बायो फर्टिलाइजर। हाँ। और फिर बायोचार भी बनाते हैं। बायोचार हो गया कोयला। तो वो कोयला को वापस फिर फैक्ट्री में यूज होता है। अभी जैसे फैक्ट्री का नियम हो गया कि जैसे आपने कोयला एक टन यूज किया तो उसमें 5% उनको बायोचार मिलाना पड़ेगा, बायोफ्यूल। तब उनको जाकर सरकार का कोई नियम निकला नया तो उनको कुछ उसमें वो मिलेगा, ग्रांट या जो भी मिलना उनको रेटिंग्स मिलेगा। आपका एक प्रोडक्ट है प्रोप्राइटरी कार्बन बैंकिंग प्रोसेस, इसके बारे में हमें कुछ बताइए कि ये क्या है? प्रोप्राइटरी कार्बन बैंकिंग प्रोसेस ये है कि हमारा जो फ्लू गैस होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहती है। वो हमारे जो केमिकल रहते हैं हमारे बायो रिएक्टर में, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वो कार्बोनेट आयंस फॉर्म कर जाता है। और ये कार्बोनेट आयंस जो होता है वो हमारे शैवाल के लिए, जो माइक्रो शैवाल है उसके लिए उपयोगी होता है। ये माइक्रो एल्गे कार्बोनेट आयंस को यूज करके वो अपना प्रोडक्ट बनाते हैं, बायोमास जनरेट करते हैं। स्ट्रेन आयंस ये क्या है, हम इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। एडवांस स्ट्रेन डेवलपमेंट ये भी आपका एक इनोवेशन है। एडवांस स्ट्रेन डेवलपमेंट ये हमारा माइक्रो एल्गे स्ट्रेन को बनाने का है, जो हमारे लैब में होता है। हजारी माइक्रो एल्गे स्ट्रेन, अलग अलग तरह के माइक्रो एल्गे होते हैं। तो ये माइक्रो एल्गे स्ट्रेन क्या है? स्ट्रेन अलग अलग जाति के माइक्रो, कुछ माइक्रो एल्गे आपके हाई टेम्परेचर में काम करेंगे, कुछ लो टेम्परेचर में काम करेंगे। तो अलग अलग तरह के विविधता होती है इसमें। बहुत से होते हैं कि उनको नमकीन पानी चाहिए, बहुत को होता है उनको सफ़ेद माने प्योर पानी चाहिए, बहुत को होता है कि वो जो आपके फैक्ट्री के जो वेस्ट निकलते हैं वो यूज़ होते हैं उसमें। तो फैक्ट्री के वेस्ट वाटर को भी हम लोग ट्रीट करते हैं इसके द्वारा। ओके। इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी प्लेटफॉर्म ये भी आपका एक इनोवेशंस में से एक है, ये क्या है? इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी प्लेटफॉर्म से हम हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स बनाते हैं, प्रोटीन्स, किस प्रकार के? ओके। ऐसे फ्यूल्स जो फ्यूचर में बनेंगे वो सब बनाएंगे उससे। तो इसका किस इंडस्ट्री में यूज है और ये कहाँ कारगर या यूजफुल साबित हो सकते हैं? ये जो जितने भी केमिकल्स बनाते हैं हम लोग बनाएंगे वो अभी विदेश से आते हैं। तो ये हमारा भारत में बहुत उपयोगी है, जितने भी इंडस्ट्रीज है वो यूज़ करते हैं। तो हम लोग यहाँ बना करके यहीं अपने पैसे को यहीं यूज़ करेंगे, जैसे हमारा पैसा बाहर ना जाए, इंडियन पैसा इंडिया में रहे। कार्बन कम्पिटिटिव टेक्नोलॉजी में आपको क्या कम्पिटिटिव एडवांटेज मिल रहा है इस पूरे प्रोसेस में या इस पूरे इनोवेटिव प्रोसेस में? कार्बन बैंकिंग में हम लोग कार्बन के लिए हम लोगों ने बहुत से इंडस्ट्री माने रिसर्च इंस्टीट्यूट से टाइप भी किया है। जैसे हमने IIT मुंबई से भी टाइप किया, उन्होंने एक कैटलिस्ट बनाया जिससे कार्बन जो फ्लू गैस में है वो जल्दी निकलता है, प्रोसेस जो है फास्ट हो जाता है। तो फास्ट प्रोसेस होने से हमारा जो कार्बन जो है जल्दी से हमारा मशीन में भी आ जाएगा। तो ये भी एक तरीका हम लोग बात कर रहे हैं IIT मुंबई से। मतलब फोटो बायो रिएक्टर के माध्यम से ये आपको बेनिफिट मिला है कार्बन एमिशन से एक्सट्रैक्ट करने में कि वो बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जा रहा है, ज़्यादा क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो रहा है, जिसकी वजह से आपका ज़्यादा ऑक्सीजन या ज़्यादा बायोमास जनरेट हो पा रहा है। झारखंड में आप इस पूरे कंसेप्ट को बढ़ते हुए किस प्रकार से देख पा रहे हैं? झारखंड में आपके सीमेंट इंडस्ट्रीज भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं, और आपके आयरन एंड स्टील्स भी है। मिनरल स्टील तो पोल्यूशन बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता ही है पूरे एटमॉस्फेयर में, प्रदूषण बढ़ ही रहा है। अब जमशेदपुर देख लीजिए, बोकारो देख लीजिए, तो पोल्यूशन बढ़ता ही जा रहा है। तो इस जगह हम लोग ये मशीन लगा करके कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर सकते हैं एटमॉस्फेयर में जाने के लिए। झारखंड में आप इसकी स्केलेबिलिटी किस तरीके से देख रहे हैं कि इसको स्केलेबल बनाने के लिए आपके पास क्या क्या फिलहाल ऑप्शंस या विकल्प आपके माइंड में हैं? ये जो हमारी जो मशीन है वो स्केलेबल टू एनी लिमिट है। बिल्कुल, इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। हाँ, ये मशीन हमारा मॉड्यूल की तरह काम करता है। एक मॉड्यूल लगाया या 50 अलग अलग मॉड्यूल लगाया तो बड़ा हो जाता है। तो ये हमारा ये फ्यूचर में प्रोग्राम है कि हम वो मशीन जो फैक्ट्री इन अ बॉक्स कॉन्सेप्ट जो हमारा है, एक फैक्ट्री में जो मशीन रहती है उससे हम पाइप बनाएंगे, तो वो हम झारखंड में ही बनाएंगे। जो हमारे प्लांट, जिस प्लांट में हमको मशीन लगानी है उस जगह जाकर वो प्रोड्यूस होगा। तो हमारा क्या ट्रांसपोर्टेशन कम होगा, पाइप भी सीधी निकलेगी, एकदम सीधा जाकर वो स्टैंड में लग जाएगा। कितने लोगों को आपने रोजगार से जोड़े रखा हुआ है या कितने लोगों को रोजगार से जोड़ने का आपका प्लान है?
देखिए हमें हाई स्किल इंजीनियर चाहिए, पीएचडी स्कॉलर्स वगैरह चाहिए, वो एक है। दूसरे स्किल लेबर्स चाहिए, मैनेजर्स चाहिए, ऑपरेटिंग स्टाफ चाहिए, लेबर्स चाहिए, सब तरह के स्टाफ हम लोग कुल मिलाकर कितने लोगों को इस पूरे इनोवेटिव प्रोसेस के माध्यम से एम्प्लॉयमेंट मिल पा रही है या एम्प्लॉयमेंट देने का आपका विजन है? हमारा विजन है कि कम से कम अगले 2-3 सालों में 200 से प्लस आदमियों को इन्वॉल्व करेंगे डायरेक्टली। इनडायरेक्टली हो सकता है 500 से ऊपर इन्वॉल्व हो, क्योंकि सब बाकी प्रोसेस में भी लोग लगते हैं। उनके साथ आपका रेवेन्यू शेयरिंग किस माध्यम से होगा? हम लोग उनको पे देते हैं। मैंने जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं तो इंडस्ट्रियल पे मिलता है उनको, मतलब सैलरी बेसिस या सैलरी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट बेसिस? सैलरी बेसिस एंड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस तो होंगे जो इनडायरेक्ट में है, और जो हमारे डायरेक्ट एम्प्लॉइज होंगे उनको सैलरी देना पड़ेगा। तो इस चीज को, इस पूरे कंसेप्ट को एक प्रॉफिटेबल प्लस स्केलेबल विजन में कन्वर्ट करने के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजीज है? किस प्रकार से आपने सोचा है कि आप अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग इंडस्ट्रीज में टाई अप करेंगे जिससे कि आपका ये जो प्लांट है वहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सके और एक्चुअली में ये पूरा जो प्रोसेस है सब जगहों पे स्टैब्लिश हो सके? तो हम लोग क्या करेंगे, जितने भी प्लांट्स वगैरह में उनमें जाकर मशीन पहले बेचेंगे अपनी। जो मशीन हम लोग यहाँ इंडिया में बनाने, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट तो हमने दे दिया। ओके। अब वो हम लोग को प्रूफ ऑफ स्केल करना है, तो उसके लिए हम लोग वो मशीन वो उसके जगह पे लगाएंगे, तो वो हम उन्हें बेचेंगे। तो बेचेंगे तो हमारे को रेवेन्यू आएगा। अगर वो नहीं खरीद सकते हैं तो उन्हें रेंट पे भी देंगे। तो वो क्यों खरीदेंगे? इसमें उनका क्या फायदा है? इसमें फायदा तो आपका हो रहा है। नहीं, उनका कार्बन यूज कर रहे हैं, उनका पोल्यूशन यूज कर रहे हैं। अगर उनका वेस्ट वाटर भी है, वेस्ट वाटर यूज करके हम कर रहे हैं, तो उनका वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का पैसा कम हो रहा है। ओके। उनका संजय जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमारे दर्शकों को इतनी विशेष जानकारियां दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे ही किसी नए व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। नमस्कार, धन्यवाद।